अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ OTG ओवन की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। OTG ओवन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग ये सब कैसे की जाती है। इसके अलावा जी किस साइज़ का आपको OTG ख़रीदना चाहिए और इसके कंप्लीट फंक्शन की डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मेरे पास ये NX का OTG है। आप किसी भी कंपनी का ओवन ख़रीदें, ऑलमोस्ट सब एक ही पैटर्न पे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि OTG के मीनिंग क्या है। ओवन, टोस्टर और ग्रिलर, मतलब आप इसमें बेकिंग कर सकते हैं, टोस्टिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इस ओवन से बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चीज़ें बेक कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएं। एक परफेक्ट बेकिंग के लिए OTG का साइज़ बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छी बेकिंग करना चाहते हैं तो फिर कभी भी आपको 30 लीटर से कम कैपेसिटी वाला OTG बाय नहीं करना चाहिए। उसमें कभी भी आप अच्छी बेकिंग नहीं कर पाएंगे। जब भी आप OTG बाय करें तो अबव 30 लीटर OTG को बाय करें। अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप कभी कभार बेकिंग करते हैं तो फिर 40 लीटर का OTG आपके लिए आइडियल रहेगा। लेकिन अगर आप बेस्ट बेकिंग करना चाहते हैं और बेकिंग मास्टर बनना चाहते हैं तो फिर 60 लीटर का OTG यानी 40 अबव जो OTG है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरे पास जो OTG है ये भी 60 लीटर का है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें एट अ टाइम मैं यानी ऊपर और नीचे रखकर मीडियम साइज़ के 4 पिज़्ज़ाज बेक कर सकती हूँ। तो ये तो था OTG का साइज़, यानी कभी भी 30 से बिलो जो साइज़ है उसका आपने OTG बाय नहीं करना। इसका यूज़ बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं और हमें एक OTG के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि OTG वेट में लाइट होता है और इसकी जो टॉप है वो मतलब ऊपर से भी हल्की होती है। दूसरा ये है कि जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, तो मीन इसके ऊपर आप कोई प्लास्टिक का कवर वगैरह नहीं डाल सकते जब आप इसे यूज़ कर रहे हो। तो पहले जो OTG होते थे उनमें 3 तरह के नॉब आते थे। अब न्यू जो OTG हैं और जो बड़े साइज़ के OTG हैं उनमें ये 4 नॉब्स आती हैं। इनकी डिटेल आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रंट इसका ग्लास का होता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है और जो भी चीज़ बेक हो होती है आप उसको देख सकते हैं। ग्लास डोर ओपन करने पे इसके अंदर मौजूद है ये एक ग्रिल, जिसके ऊपर आप कोई भी पैन रख सकते हैं बेकिंग के दौरान, या आप इसके ऊपर कोई भी मतलब रोस्ट के पीसेस रख के उनको रोस्ट कर सकते हैं। नीचे ये है एक बेकिंग डिश और इसके ऊपर मैंने ये एलुमिनियम फॉइल लगाई हुई है ताकि जब मैं इसे यूज़ करूँ तो ये ख़राब ना हो। और नीचे ये एक और ट्रे है, ये है क्रम्ब ट्रे, यानी जब आप बेकिंग करें या रोस्टिंग वगैरह करें तो जो भी ऊपर से चीज़ें ड्रॉप हों वो इसके ऊपर गिरें और आप इसको ईज़िली बाहर निकाल के ओवन को साफ़ कर सकें। और ये जी इसमें रॉड्स हैं, 2 रॉड नीचे हैं और 2 ही रॉड ऊपर दिए गए हैं। क्रम्ब ट्रे को हमेशा आपने रॉड के नीचे रखना होता है। इसके ऊपर भी अगर आप एल्युमिनियम फॉइल लगा लें तो अच्छा रहेगा। साथ ही इसमें एक बल्ब दिया गया होता है, जब आप ओवन को ऑन करते हैं तो बल्ब लाइट अप हो जाता है और आपके लिए चीज़ों को देखना बहुत ही आसान हो जाता है और सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें ये होल दिया गया है जहाँ पर रोटिसरी रॉड को आपने अटैच करना होता है और नीचे ये है इसका फ़ैन जो कि एयर को रोटेट करवाता है। साथ ही आपको ये एक टोंग टाइप टूल मिलता है जो कि ट्रे को स्लाइड करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ट्रे हॉट होता है तो इससे स्लाइड करके ईज़िली आप ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी ये रोटिसरी रॉड। अगर आप रोटिसरी मोड को ऑन करेंगे और इसको अंदर लगाएंगे तो जो भी चीज़ आप इस रॉड के ऊपर लगाएंगे वो रोटेट करेगी और अच्छे से रोस्ट होगी। नेक्स्ट एक और टूल दिया गया है जिसकी हेल्प से आप रोटिसरी रॉड को ओवन के अंदर लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, क्योंकि रॉड हॉट होता है और ओवन के अंदर हाथ डाल के इस तरह से इसको उतारना मुश्किल होता है। तो इसकी हेल्प से आसानी से रॉड को उतारा जा सकता है और फिर अगर दोबारा लगाना हो तो लगाया जा सकता है।
इसके अलावा जी ये ग्रिलिंग स्टिक्स भी दी गई होती हैं और इनको कैसे अटैच किया जाता है ये इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इन सारियों को ये जो एक पुली सी दी होगी है इसके अंदर इंसर्ट करके उसी रोटेसरी रॉड के ऊपर लगा देना होता है। और अब आ जाते हैं हम फंक्शनिंग नॉब की तरफ, जिनका समझना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस ओवन में ये 4 नॉब्स दी गई हैं। जो इससे छोटे ओवन होते हैं या पहले के जो ओवन थे उनमें 3 ही नॉब होती थी, लेकिन अब न्यू ओवन्स में और बड़े ओवन्स में ये 4 नॉब्स आ रही हैं। जिन ओवन में 3 नॉब होती हैं उनमें फंक्शनिंग नॉब और सिलेक्टर नॉब को कंबाइन किया गया होता है। फर्स्ट नॉब फंक्शन नॉब है, अभी ये ऑफ पे है, तो इसे मैंने रोटेट किया और ये आ गई रोटिसरी मोड पे, यानी जब आपने रोस्ट करना हो और अंदर रोटिसरी रॉड आपने लगाया हो तो आप इस वाले को ऑन करेंगे। और नेक्स्ट है जी ये फ़ैन। तो जब भी आप बेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बेक कर रहे हो, केक वगैरह, तो फ़ैन को मोस्टली ऑन ही रखा जाता है। और ये नीचे जो है ये रोटिसरी विद फ़ैन है, यानी फ़ैन भी काम करेगा, उससे ये होता है कि एयर रोटेट होती है और चीज़ अच्छे से रोस्ट होती है। अब आते हैं सेकंड नॉब पे। सेकंड नॉब टेम्परेचर नॉब है, जिसमें 100 से लेके 250 तक टेम्परेचर दिया गया है। मोस्टली जो बेकिंग होती है वो 150 से 200 के दरमियान जो टेम्परेचर है उस पर की जाती है। 170, 180, चाहे आप केक बेक कर रहे हो, कुकीज़ बेक कर रहे हो, पिज़्ज़ा बेक कर रहे हो। और जो रोस्टिंग होती है वो 200 से 250 के दरमियान होती है। स्टार्ट में ये टेम्परेचर नॉब 100 पे है और इसे आप इस तरह से रोटेट करते हुए अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि अभी ये अगर मैंने 150 से आगे रखा तो ये ऑलमोस्ट 170 मैंने रखा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो 180 हो जाएगा, 190 एंड 200। अब थर्ड नॉब सिलेक्टर नॉब है। मोस्टली लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपर रॉड ऑन करना है, लोअर रॉड ऑन करना है या बोथ रॉड। तो अभी देखिए ये ऑफ पे है, जब मैं इसे रोटेट करूँगी तो ये आ जाएगी अपर रॉड पे। अपर रॉड मोस्टली जब आप रोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, या अगर आप पिज़्ज़ा या केक को ऊपर से कलर देना चाहें तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है लोअर रॉड। लोअर रॉड को लोग बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड पे है जी अपर एंड लोअर बोथ रॉड्स, ये भी प्री हीटिंग के लिए ऑन किए जाते हैं, या फिर मोस्टली जो बेकिंग है वो भी इन्हीं पे की जाती है। तो बाकी ये है कि आपका ओवन जो होता है ना उसके आप खुद मास्टर होते हैं। सम टाइम आपका ओवन दोनों रॉड्स के साथ अच्छा रिज़ल्ट देता है, सम टाइम बेकिंग के दौरान जस्ट आपको लोअर रॉड ऑन करना होता है। तो ये ओवन के टेम्परेचर पे है कि उसके अंदर कितना टेम्परेचर बिल्टअप होता है और वो आपको कैसा रिज़ल्ट देता है। तो जैसे जैसे आप अपने ओवन को यूज़ करते हैं तो आप ओवन के फंक्शन को समझने लगते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि हमें बेकिंग मतलब लोअर एंड अपर दोनों रॉड के साथ करनी चाहिए या सिंगल रॉड के साथ करनी चाहिए, मेन लोअर रॉड। और अब जी लास्ट नॉब है टाइमर नॉब। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो साथ में ओवन भी स्टार्ट हो जाता है, मीन ये स्टार्टिंग नॉब भी है और लाइट भी ऑन हो जाती है। इस पे डिफरेंट टाइम दिए गए हैं जो कि मिनट्स में है, यानी कि आपने किसी भी रेसिपी को कितने टाइम के लिए कुक करना है। तो ये तो थी वर्बल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ इस सारी चीज़ को समझाती हूँ। कोई भी रेसिपी आप बना रहे हों, चाहे बेक कर रहे हों या रोस्ट कर रहे हों, उससे पहले आपको ओवन को प्री हीट करना होता है। प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो इसके लिए ये देखें अभी मैंने फंक्शन नॉब को टर्न किया है फ़ैन पे, मतलब कि इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड नॉब जो कि है टेम्परेचर नॉब। उस पर अगर आप किसी भी चीज़ को बेक कर रहे हैं ना तो फिर प्री हीटिंग में टेम्परेचर आप 180 रख लें, और अगर आप रोस्ट कर रहे हैं या ग्रिल करना चाह रहे हैं तो फिर टेम्परेचर 200 तक रख लें। और जी ये अभी देखें टेम्परेचर को मैंने कर दिया था 180। अब जी नेक्स्ट नॉब है सिलेक्टर नॉब। तो सारी कन्फ्यूजन ही यहीं पे क्रिएट होती है कि कौन से रॉड को ऑन करना है। प्री हीटिंग में आप हमेशा डबल रॉड ही ऑन करेंगे, यानी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये देखें इसको मैंने टर्न करते हुए इसको मैंने कर दिया है डबल रॉड पे। और अब है जी लास्ट नॉब जो कि है टाइमर नॉब, जिसमें हमें टाइम को सिलेक्ट करना है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रेसिपी की परफेक्ट कुकिंग में। तो अभी तो हम प्री हीट कर रहे हैं तो इसलिए प्री हीट में टाइम 10 to 15 मिनट्स एनफ होता है।
तो मैंने अभी टाइम रखा है 15 मिनट्स और टाइमर नॉब को टर्न करते ही लाइट ऑन हुई और ओवन स्टार्ट हो चुका है। दोनों रॉड्स जो हैं वो इग्नाइट हो रहे हैं, यानी रेड हॉट होना शुरू हो गए हैं। तो 15 मिनट्स के बाद ये एक बेल रिंग होगी और ओवन ऑफ हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपने प्री हीटिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आपको लगे कि मेरी रेसिपी 10 मिनट्स के अंदर उसकी जो मतलब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ये ना हो कि आपका ओवन प्री हीट होने के बाद बंद हो जाए और उसके 10-15 मिनट के बाद आप उसमें फिर अपनी केक या कोई भी चीज़ रख रहे हो, तो उस प्री हीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ, ये बेल रिंग हुई और ओवन बंद हो गया है। अब फ़ौरन से आपने इसके अंदर जो भी चीज़ आप बेक करना चाह रहे हो या रोस्ट करना चाह रहे हो उसको रख देना है। तो सपोज़ अभी मैं इसके अंदर केक बेक करूँगी, तो उसके लिए मुझे इसके अंदर केक का जो पैन होगा उसे रखना है। केयरफुली आप उसको रखेंगे क्योंकि ओवन को आपने प्री हीट किया हुआ है और हर चीज़ हॉट है, तो इसलिए वॉल्स वगैरह के साथ आपने हाथ को टच नहीं होने देना, वरना बहुत बुरे तरीके से हाथ जल जाएगा। तो ये मैंने एक पैन को अंदर रख दिया है, अभी जस्ट मैं आपको डेमो दे रही हूँ तो इसलिए ये खाली ही है। और देखें ये जो रैक है ये सेंटर पे होना चाहिए जब भी आप बेकिंग करें तो। और अब जी हम दोबारा से सिलेक्शन करेंगे, बाकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी, यानी फ़ैन ऑन रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर को भी हम 180 रहने देंगे। मोस्टली केक वगैरह जो होते हैं वो 180 पे ही बेक किए जाते हैं। और देन अब हम रॉड की बात करेंगे, तो मैं दोनों रॉड ऑन करके बेकिंग कर रही हूँ। अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अपने ओवन के खुद मास्टर होते हैं। वैसे केक या ब्राउनीज़ को 180 पे ही बेक किया जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका केक 180 पे ऊपर से तो पक जाता है, अंदर से कच्चा होता है या ऊपर से जल जाता है, तो आप 170 या 175 टेम्परेचर को ट्राई करें। क्योंकि जब आपका केक ऊपर से पक जाएगा और अंदर से बाद में पकना शुरू होगा तो उससे ऊपर केक में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसलिए आपको टेम्परेचर डाउन रखना है क्योंकि आपका जो ओवन है वो 180 पे ज़्यादा हीटअप हो रहा है। अब साथ ही मैं टाइम सेलेक्ट कर रही हूँ, तो केक और ब्राउनीज़ वगैरह मोस्टली 25 to 30 मिनट्स के अंदर बेक हो जाते हैं और ये भी ओवन के हिसाब से वेरी करता है। तो ये वही बात है कि आपने ख़ुद चेक करना है कि आपका ओवन कितने टाइम में आपको परफेक्टली कुक करके दे रहा है। एक और चीज़ भी आपको क्लियर कर दूं कि सम टाइम आपको ये लगे कि ऊपर से हमारा केक पक रहा है और अंदर से भी कच्चा है, तो फिर आपने ऊपर वाले रॉड को ऑफ कर देना है और जस्ट आपने लोअर रॉड ही ऑन रखना है। तो ये आपको साथ साथ चेक करना पड़ेगा जब आप स्टार्ट में बेकिंग कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने ओवन का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आपको इस तरह बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक कभी भी डोर ओपन करके नहीं करना क्योंकि इसका ग्लास क्लियर होता है, तो बाहर से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि केक कैसा हो रहा है। हाँ, तो जब आधा टाइम गुजर जाए तो उसके बाद आप इसके डोर को खोल के चेक कर सकते हैं। और जब टाइम पूरा हो जाए तो टूथपिक की हेल्प से आपने चेक कर लेना है कि एक अंदर से कुक हो, तो फिर आपने उसे बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं क्योंकि पैन बहुत हॉट होगा और आपका हाथ जल सकता है। अगर आप अपने ओवन में पिज़्ज़ा वगैरह बेक कर रहे हैं तो इसके लिए भी आलमोस्ट यही सेटिंग होगी, बस टाइम आपको थोड़ा कम रखना है। 20 to 25 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो जाता है, बल्कि कुछ ओवन्स में तो 15 मिनट्स में भी हो जाता है। पिज़्ज़ा आप सिंगल रॉड ऑन करके भी बेक कर सकते हैं और ऊपर से कलर देने के लिए आप अपर रॉड को लास्ट 5 मिनट्स में ऑन कर दें। पिज़्ज़ा या केक आप एलुमिनियम के पैन्स में बेक कर सकते हैं या फिर इस तरह के गिलास की जो डिशेस होती हैं उनमें भी आप बेक कर सकते हैं। ये ख्याल रहे कि गिलास आपने वो वाला यूज़ करना है जो हीट रेजिस्टेंस हो। ये इस तरह का जब आप कोई भी डिश वगैरह बाय करते हैं तो उसके बाहर मेंशन होता है कि ये हीट प्रूफ है या नहीं है। अब लास्ट पे बात कर लेते हैं ग्रिल की या रोस्ट की। तो ग्रिलिंग या रोस्टिंग के लिए आप ये रोटेसरी रॉड को यूज़ करेंगे। अगर ये ना हो तो आप जो पैन होता है बेकिंग पैन उसमें भी डाल के रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे एलुमिनियम फॉइल लगा लें ताकि वो ख़राब ना हो। तो रॉड को अंदर इंसर्ट करने के लिए आपको इस होल्डर का यूज़ करना है क्योंकि अंदर से ओवन प्रीहीट के बाद काफ़ी गर्म हो चुका होगा, टेम्परेचर अबव 200 होगा। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हाथ से आप उसको अंदर डालें।
अब आपने जो फंक्शन नॉब है उसको रोटेसरी मोड पे लेके आना है, या आप रोटेसरी विद फैन ऑन कर सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आप टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जो रोस्टिंग या ग्रिलिंग वगैरह होती है वो अबव 200 पे की जाती है, तो इसको भी आपने अपने ओवन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और उसके बाद हम आ जाएंगे जी सेलेक्टर नॉब पे। तो इसके लिए भी ये आपको टॉप ग्रिल को ही ऑन करना होता है, चाहे आप होल चिकन इसमें रोस्ट कर रहे हों या पीसेस हों, आपको टॉप रॉड ही ऑन करना है। और लास्ट पे आ जाता है टाइम। तो टाइम इसमें 45 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं, तो इसलिए आपने 50 मिनट्स तक का टाइम इसमें सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए मैंने इसको ऑन किया और ये जो रॉड है ये घूमना शुरू हो गया। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हर तरफ से चिकन अच्छे से पक जाता है। अगर आप ट्रे में बेक कर रहे हो ना, सॉरी रोस्ट कर रहे हो रख के, हाफ टाइम के बाद आपको पीसेस को टर्न करना होता है, क्योंकि ऊपर से वो पक जाते हैं, उन पे अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन नीचे से अभी उन पे कलर नहीं आया होता। तो इसलिए हाफ टाइम के बाद उन्हें टर्न कर दें। और अब लास्ट पे शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप इसमें बनाएंगे, कितने टाइम और कितने टेम्परेचर पे आप उसको बनाएंगे। मोस्टली आप केक बनाते होंगे, तो केक के आप बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 टू 30 मिनट्स के लिए, और दोनों रॉड के साथ। सेकंड, आप इसमें बनाते होंगे कपकेक्स, तो कपकेक्स इसमें 170 पे बेक होंगे और 15 टू 20 मिनट्स टाइम लगेगा। थर्ड, आप इसमें कुकीज़ अगर बना रहे हों तो उनके लिए आप 170 ही टेम्परेचर रखेंगे और टाइम भी आपका 15 टू 20 मिनट्स लगेगा दोनों रॉड के साथ। और अगर आप पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो वो भी दोनों रॉड के साथ 180 पे बेक होगा और टाइम उसमें आप रखेंगे 20 टू 25 मिनट्स। और अगर आप इसमें बारबेक्यू कर रहे हैं, ग्रिल, टिक्का, कबाब्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो आपके बनेंगे 200 अबव टेम्परेचर पे, यानी 200 से 250 के दरमियान टेम्परेचर आप सिलेक्ट करेंगे। और टाइम इस पे लगेगा 45 टू 50 और 60 मिनट्स तक भी लग सकते हैं। ये सारी टेम्परेचर गाइड मैंने आपको 60 लीटर तक के ओवन के लिए दी है। अगर आपका 40 लीटर तक का ओवन हो तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर आप कम रखेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।